नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीएसएस फन ट्रिक्स पे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट अकोमोडेशन की सीरीज़। गवर्नमेंट अकोमोडेशन में से हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस आते आते हैं और ये बहुत छोटा टॉपिक है। इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे और 2 पार्ट्स में आपके 4 से 5 नंबर श्योर हो जाएंगे। ऐसे ही सीजीएचएस में भी 2 पार्ट्स में 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, यानी कि 10 से 12 घंटे की मेहनत करके आपके 8 से 9 क्वेश्चन सिक्योर हो जाते हैं। और 8 से 9 क्वेश्चन का अगर आपको एज मिल रहा है जो कि दूसरे कैंडिडेट्स अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एज इतना बड़ा एज हो जाएगा कि पूरा सिनेरियो चेंज कर देगा एग्जाम का। इसलिए आप इसको लाइटली मत लेना, अच्छे से इन टॉपिक्स की वीडियोस को सुन लीजिए और 2 से 3 बार अगर आप वीडियो सुनोगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम से मेमोराइज हो जाएंगी और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्जाम में आपको बहुत अच्छा आउटपुट देखने मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक कवर करेंगे गवर्नमेंट अकोमोडेशन, लाइसेंस फी, इंटर से सीनियरिटी और अदर टॉपिक्स जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर गवर्नमेंट अकोमोडेशन। गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है इनमें से। 1, द एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट अकोमोडेशन इज बेस्ड ऑन द ग्रेड पे ऑफ द ऑफिसर इन द प्रेजेंट पोस्ट हेल्ड बाई हिम। 2, allotment is made on the basis of priority date. 3, in respect of lower type 1 to 4, the date of joining is the date of priority. Options are A 1 only, B 1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is D all of the above. यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर गवर्नमेंट अकोमोडेशन, द एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट अकोमोडेशन इज बेस्ड ऑन द ग्रेड पे ऑफ द ऑफिसर इन प्रेजेंट पोस्ट हेल्ड बाई हिम। यानी कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए किस एम्प्लॉय को मिलेगा, कौन से टाइप का मिलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है। ये डिसाइड होता है उसके ग्रेड पे की बेसिस पे। और गवर्नमेंट एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं, चाहे वो सीजीएचएस के आपको कार्ड का स्टेटस हो या कोई अदर एयर ट्रेवलिंग का हो, वो आपका ग्रेड पे के बेसिस पर ही होता है। ये अब एक्चुअली चेंज हो चुका है, ये पे लेवल में चेंज हो चुका है 7 सीपीसी के बाद से। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने डॉक्यूमेंट में अभी तक इसको ग्रेड पे ही रखा है, तो हम लोगों ने ग्रेड पे वर्ड ही यूज़ किया है। बट अगर एग्जाम में ग्रेड पे की बजाय अगर पे लेवल वर्ड यूज़ होता है तो भी आपके लिए वो सही होगा। अलॉटमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी डेट। ठीक है, तो अलॉटमेंट किसके बेसिस पे होता है, प्रायोरिटी डेट के बेसिस पे। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोअर टाइप 1 to 4, द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज द डेट ऑफ प्रायोरिटी। अब क्वेश्चन आता है कि डेट ऑफ प्रायोरिटी क्या होती है। तो अलग अलग लेवल के जो होते हैं हाउसेस, उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है डेट ऑफ प्रायोरिटी की। अब टू लेवल 4, जो टाइप 4 होता है, उसके लिए जो डेट ऑफ प्रायोरिटी होती है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है। यानी कि जो एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उसको सीनियर माना जाता है और उसको पहले अलॉटमेंट मिलेगा। ये रहता है हमारा अप टू लेवल 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 2, इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर टाइप द डेट ऑफ प्रायोरिटी इज द डेट ऑन विच द ऑफिसर स्टार्ट्स ड्राइंग द रेलिवेंट ग्रेड पे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम हायर टाइप की बात करें, यानी लेवल 4 से ऊपर के टाइप की बात करें, तो डेट ऑफ प्रायोरिटी क्या होती है कि डेट ऑन विच द ऑफिसर स्टार्ट ड्राइंग द रेलिवेंट ग्रेड पे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो जो एलिजिबल ग्रेड पे है उसको के लिए एलिजिबल हो जाता है, उसको ड्रॉ करना शुरू कर देता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। बिल्कुल ठीक बात है। हमने देखा था कि 1 to 4 तक डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है, लेकिन अगर हम टाइप 5 पर जाते हैं, अगर टाइप 5 पर जाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं करोगे। कोई एम्प्लॉय अगर पहले ज्वाइन किया हुआ है, उसने लेवल 3 पे ज्वाइन किया था, किसी भी लेवल पे ज्वाइन किया था जब वो टाइप 3 के लिए एलिजिबल था, टाइप 4 के लिए एलिजिबल हुआ वो कुछ प्रमोशंस के बाद लेवल 5 जो टाइप 5 के लिए एलिजिबल हुआ वो, तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले थी। दूसरा एम्प्लॉई है, उसने ज्वाइन किया लेवल 4 पर, टाइप 4 के लिए एलिजिबल था। जब उसने ज्वाइन किया तो वो टाइप 4 के लिए एलिजिबल था और बाद में उसने लेवल टाइप 5 के लिए एलिजिबल हुआ। तो इस क्राइटेरिया में क्या होगा कि जिसने टाइप 3 में पहले ज्वाइन कर रखा था उस एम्प्लॉय को मिल जाएगा मकान पहले। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टाइप 4 को एक कट ऑफ टाइप बना देंगे। 1 से 4 तक का क्राइटेरिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे चलेगा और 5 से जो कैंडिडेट पहले 5 के लिए, टाइप 5 के लिए जो रेलिवेंट ग्रेड पे होता है, उसके करस्पॉन्डिंग ग्रेड पे होता है या पे लेवल होता है, उस ग्रेड पे में पहले जो एंटर कर जाएगा, जो पहले उस ग्रेड पे को ड्रॉ करना शुरू कर देगा, उसको सीनियर माना जाएगा और उसको मकान पहले मिलेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। टाइप 1 से लेकर 4 तक के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिंपल एक क्राइटेरिया है, जो पहले ज्वाइन करेगा उसको पहले मकान मिल जाएगा। 5 के लिए क्या होगा कि उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैटर नहीं करेगी, उसकी जब उसने उस टाइप के मकान के लिए, टाइप 5 के या टाइप 6 का जो भी मकान वो ले रहा है, उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड पे था, उस ग्रेड पे में कब एंटर किया, उस ग्रेड पे को ड्रॉ करना कब से शुरू किया। हो सकता है कि एक एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है पुरानी हो, लेकिन उसने टाइप 5 के रिस्पेक्ट में जो ग्रेड पे है उसमें ड्रॉ करना बाद में शुरू किया, उसको प्रमोशन लेट हुए
उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल गई, ब्रेक इन सर्विस हो गया, डाइस नॉन हो गया, इसकी वजह से उसके प्रमोशन लेट हुआ, टाइप 5 के ग्रेड पे बाद में पहुंचा। दूसरा एक कैंडिडेट है जिसके प्रमोशन फास्ट हुए, उसने कुछ ऐसा परफॉर्म करती है जिसकी वजह से प्रमोशन कुछ फास्ट मिल गया, कुछ इंटरनल एग्जाम्स क्लियर कर लिए, तो उसका प्रमोशन फास्ट हो गया। तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्राइटेरिया नहीं रहेगा, यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा टाइप 5 में कौन पहले के जो करस्पॉन्डिंग ग्रेड पे है वहाँ पर कौन पहले पहुँचा है, तो उसके बेसिस पर उसका डिसाइड होगा। तो कट ऑफ डेट हमारे जो टाइप रहेगा टाइप 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इंटर से सीनियरिटी। अब इंटर से सीनियरिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, इंटर से सीनियरिटी अमंग द सेम ग्रेड शुड बी डिटरमिन्ड एज पर द प्रेजेंट प्रैक्टिस सच दैट बेसिक पे। 2, if the basic pay is the same, date of joining in the service may be considered. 3, if the basic pay and the date of joining in the service are also the same, officer retiring later may be accorded higher priority over the officer retiring earlier. Options are A 1 only, B 1 and 2 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is B 1 and 2 only. यानी कि statement 3 is wrong. ऑफिसर रिटायरिंग लेटर में भी अकॉर्डिंग हाई प्रोबेबिलिटी या रॉन्ग स्टेटमेंट। और ऑफिसर रिटायरिंग अर्लियर जो होता है किसी भी सर्विस के लिए, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट अकोमोडेशन, अगर सब सारी चीज़ें सेम है और हमें एक को देना है तो हम फिर प्रायोरिटी किसको देते हैं, उसमें हमारी प्रायोरिटी रहती है जो पहले रिटायर हो रहा है, क्योंकि जो रिटायर होने वाला उसको बेनिफिट देते हैं। जब वो रिटायर हो जाएगा तो दूसरे वाले को तो उसके बाद भी बेनिफिट अवेल कर लेगा, लेकिन अगर जो लेटर रिटायर हो रहा है उसको बेनिफिट दे दी तो पहले वाले का तो काम खत्म ही हो गया ना, उसको तो मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा हर सर्विस के लिए सब सारी चीज़ें क्राइटेरिया सेम होते हैं, तो जो रिटायरिंग अर्लियर होता है उसको दिया जाता है। एक बार देख लेते हैं, इंटर से सीनियरिटी अमंग द सेम ग्रेड शुड बी डिटरमिन्ड एज पर द प्रेजेंट प्रैक्टिस सच दैट बेसिक पे। तो हम इंटर से सीनियरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, हमारी इंटर से सीनियरिटी डिसाइड होती है बेसिक पे के बेसिस पर। जिस एम्प्लॉय का, अगर हम कोई किसी एम्प्लॉय को डिटरमिन करना है, सीनियरिटी लिस्ट बना रहे हैं कि हमारे पास 10 मकान है, 40 एप्लीकेशन आई हुई हैं, 10 मकान हमें देने हैं, तो हम कैसे देंगे, हम इंटर से सीनियरिटी लिस्ट बनाएंगे। इंटर से सीनियरिटी लिस्ट किसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे, बेसिक पे के बेसिस पर। जिस एम्प्लॉय का बेसिक पे जाता होगा उसको लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कि 2 एम्प्लॉयज ऐसे इनकी डेट ऑफ जो बेसिक पे है वो सेम हो, तब हम क्या करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को क्राइटेरिया बना देंगे उसके साथ साथ, ठीक है। तो जो जिसने पहले ज्वाइन किया हुआ है उसको हम सीनियर मानेंगे, क्योंकि जो सीनियर वो सीनियर है। अब इसमें भी क्या होता है कि बेसिक पे भी सेम हो गया और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम हो गया। अब उस केस में क्या करेंगे कि जिस एम्प्लॉय का रिटायरमेंट पहले है उसको पहले कंसीडर करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे हाउस का, और बाद में दूसरे वाले को करेंगे बाद में। Question number 4, which of the following is correct about government accommodation? 1, government quarter will not be allotted to an officer whose spouse has been allotted a quarter except under specific circumstances. 2, past service rendered by a re-employed pensioner shall be counted for determining the date of priority. 3, all the officers eligible for type 5 be grouped together and there is no classification as type 4A, 5A, 5B. Options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is D all of the above। यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर विल नॉट बी अलॉटेड टू एन ऑफिसर हुज स्पाउस हैज बीन अलॉटेड अ क्वार्टर एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। और गवर्नमेंट क्वार्टर जो है अगर आपके स्पाउस को मिल रखा है तो फिर दूसरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों को रहना तो साथ ही है ना, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को छोड़ के। वो क्या होती है वो हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है। पास सर्विस रेंडर्ड बाय री एम्प्लॉयड पेंशनर शैल बी काउंटेड फॉर डिटरमिनिंग द डेट ऑफ प्रायोरिटी। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया, उसके बाद उसने रिटायरमेंट के बाद दूसरा री एम्प्लॉयमेंट किया हुआ है और फिर वो अप्लाई करता है, तो डेट ऑफ प्रायोरिटी जब हम डिसाइड करते हैं उसमें पास सर्विस जो थी उसको भी काउंट करेंगे। ऐसे नहीं बोला जाएगा कि आपने की दोबारा से जॉब लगी है तो इस जॉब में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वहीं से आपकी डेट ऑफ प्रायोरिटी को डिसाइड किया जाएगा, या फिर आपका जो ग्रेड है, जिस ग्रेड में आप अभी आए हो तभी से डिसाइड किया जाएगा। पास सर्विस की डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होती है वो एलिजिबल है, या फिर पास्ट सर्विस का ग्रेड जो है वो एलिजिबल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका काउंट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही जो है डिटर्मिनेशन होगा। वेयर टाइप 5 एंड टाइप 6 अकोमोडेशन हैज़ नॉट बीन classified as type 5A, 5B and type 6A, 6B respectively, all the officers eligible for type 5 be grouped together and similarly those eligible for type 6 also be grouped together। अब type 1 से लेकर 4 तक तो क्या होता है 1A, 1B, 2A, 2B ऐसे होता है, लेकिन 5 से ऊपर जो होता है वो 5 और 6 ही होता है, 5A, 5B या 6A, 6B नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एप्लीकेशन फॉर द गवर्नमेंट अकोमोडेशन। गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, उसके लिए रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, द एप्लीकेशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ इंडिविजुअल हाउसेस अंडर जनरल पूल ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इज एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली। 2, both existing and new applicants can operate their account themselves using their login ID and password. 3,
All the houses falling vacant would be displayed category wise on the website of the Directorate of Estates. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is D all of the above. यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं. Application for government accommodation. The applications for allotment of individual houses under general pool residential accommodation is accepted online only. General pool residential accommodation होता है, उसके लिए जो होते हैं applications होते हैं ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाती हैं. Every applicant has to create his account by filling up the required application form online by following instruction on the screen. ठीक है, उसको एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो करते चले जाना होता है. अ प्रिंट आउट ऑफ हिज एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अकाउंट डिटेल्स हैज़ टू बी फॉरवर्डेड थ्रू द कंट्रोलिंग ऑफिसर इन द डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट टू एनेबल हिम टू एक्टिवेट द एप्लीकेंट्स अकाउंट बाय सेंडिंग हिम रजिस्ट्रेशन नंबर विच विल वर्क एज हिज ID एंड पासवर्ड थ्रू SMS ईमेल. ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ये दिस इज जस्ट लाइक एग्ज़ाम का आप फॉर्म भरते हो, कोई भी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन एग्जाम के फॉर्म में क्या होता है, आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो, फीस पेमेंट करते हो, तो आपका सबमिट हो जाता है. लेकिन यहाँ पर ऐसे सबमिट नहीं होगा. उसके बाद उसका एक प्रिंट आउट निकालोगे, फिजिकल कॉपी लोगे और अपने एडमिन को दोगे या फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर को दोगे. वो कंट्रोलिंग ऑफिसर आपने जो डिटेल्स फिल किए हैं उसको क्रॉस चेक करेगा. क्रॉस चेक करने के बाद अगर वो ठीक होंगी तो वो उसको फॉरवर्ड करेंगे. उससे क्या होगा कि डायरेक्टर ऑफ स्टेट को ये पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन वेरीफाइड है. अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हो सकता है कोई एम्प्लॉय अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 2 साल पीछे कर दे. किसी ने ज्वाइन किया 2012 में, वो दिखा दे 2006, तो उसको सीनियरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी पहले हो गई, तो इजीली उसको मिल जाएगा मकान. लेकिन तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, आपका एडमिन में जाएगा, एडमिन आपकी हर डिटेल को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और वेरीफाई होने के बाद वही फॉरवर्ड करेंगे. तो इससे डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स इंश्योर हो जाता है कि हाँ इनकी डिटेल्स जो हैं जो फिल की एप्लीकेंट ने वो सही भरी हैं. उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको आपकी ID और पासवर्ड जनरेट कर देंगे. एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो जनरेट कर देंगे आपके नाम से, और रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपकी ID की तरह काम करेगा और आपको SMS और ईमेल दोनों पे भेज दिया जाएगा ID और पासवर्ड. ऑल द एक्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स विल आल्सो गेट देयर लॉगिन ID एंड पासवर्ड टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स ऑनलाइन. जो ऐसे एप्लीकेंट थे जिन्होंने जब ऑनलाइन नहीं हुआ था सिस्टम, उससे पहले से उन्होंने अप्लाई कर रखा था, जब ऑनलाइन सिस्टम आया तो उनको भी सबको ID पासवर्ड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को मिल गया. Both existing and new applicants can operate their account for giving options for houses and for making changes in the account, for giving options for a house and for making changes in age preference choices etc. एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, अपना अप्लाई भी करना या ऑलरेडी अप्लाई कर रखा उसमें कोई चेंज करना है या अपने प्रेफरेंस को चेंज करना है, कोई डिटेल में चेंज करना है, वो सब कुछ जो अपनी ID पासवर्ड से लॉगिन करके खुद कर लेंगे. ऑल द हाउसेज फाइलिंग वेकेंट वुड बी डिस्प्लेड कैटेगरी वाइज ऑन द वेबसाइट ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट and to enable the applicants to revise, modify their choices, preferences during the prescribed period. अब जितने भी कैटेगरी वाइज जो होगा ना, जो आपके मकान होंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, इसके ये आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले रहेंगे कैटेगरी वाइज, कौन कौन सी उसके कहाँ का किस किस लोकेशन पर कितने मकान खाली हैं. अब इसमें क्या होगा कि एप्लीकेंट्स के पास चॉइस होगी अपनी ऑप्शन चेंज करने के लिए. सपोज़ कोई एम्प्लॉय है टाइप 4 के लिए एलिजिबल है, अब वो टाइप 4 के लिए लेकिन मकान एलिजिबल नहीं है, लेकिन टाइप 3 में अवेलेबल है उसी लोकेशन पर जहाँ पर उसको चाहिए. और वो सोचता है चलो ठीक है, मैं मेरी वाइफ ही तो रह रहे हैं, कोई बात नहीं है, 2 लोगों के लिए हमारे लिए टाइप 3 भी काफ़ी रहेगा, और जब टाइप 4 के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी तब मैं वो ले लूँगा. अभी फिलहाल के लिए मुझे मकान की ज़रूरत है, मैं किराए पर रह रहा हूँ, उससे बेटर मैं अपने गवर्नमेंट का टाइप 3 ले लेता हूँ. यहाँ भी तो मैं 1 BHK या 2 BHK में रह रहा हूँ, तो इतना बड़ा तो मुझे मिल ही जाएगा मेरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो टाइप 3 ले लेता हूँ. तो वो वहाँ पर अपनी चॉइस को चेंज कर देगा और वहाँ पर एलिजिबल है तो उसको मकान मिल जाएगा. तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एप्लीकेशन फॉर द गवर्नमेंट अकोमोडेशन. एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, the applicant will be allotted a particular house chosen by him her if no senior to him her in the waiting list has opted for the same. 2, the applicants will have to necessarily accept the house allotted to them as per their choices. 3, in the event of non-acceptance, the applicant will be debarred for further allotment for a period of 2 years. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is A1 and 2 only. यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है. अब एक बार देख लेते हैं. द एप्लीकेंट विल बी अलॉटेड अ पर्टिकुलर हाउस चूजन बाई हिम हर इफ नो सीनियर टू हिम हर इन द वेटिंग लिस्ट हैज ऑप्टेड फॉर द सेम. ठीक है, अब कोई अगर आपने किसी कैटेगरी में अप्लाई किया और कोई मकान खाली हुआ है, ठीक है, खाली पड़ा हुआ है, 2 मकान खाली पड़े हैं, 1 मकान खाली पड़ा हुआ है, आपने अप्लाई किया आपके लिए है, लेकिन उस वेटिंग लिस्ट में आपसे सीनियर बंदा पड़ा हुआ है, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसकी पहले है. हमने देखा था इंटर से सीनियरिटी लिस्ट कैसे डिसाइड होती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेसिस, बेसिक पे के बेसिस पे. बेसिक पे का सेम है तो फिर आपकी
डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेसिस पे। तो अगर उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपसे पहले की है तो फिर उसको मिल जाएगा, अगर कोई भी नहीं है तो फिर आपको मिल जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ टेक्निकल एक्सेप्टेंस विल बी डन अवे विद, ठीक है। जो टेक्निकल एक्सेप्टेंस का पहले हुआ करता था कॉन्सेप्ट, उस टेक्निकल कॉन्सेप्ट का मतलब, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि अभी आपने क्या है, प्रोविजनली एक्सेप्ट किया है और अब बाद में आप उसको फाइनल एक्सेप्ट करोगे, ये लेकिन अब खत्म कर दिया है। द एप्लीकेंट विल हैव टू नेसेसरीली एक्सेप्ट द हाउस अलॉटेड टू देम एज पर देयर चॉइस। अब उसने अगर जो चॉइस दे रखी है, प्रेफरेंस दे रखा है और वही मकान उसको मिल जाता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो टेक्निकल वाला खत्म हो गया, क्योंकि अब आपने तो चॉइस दी है, आपके पास ये भी ऑप्शन, आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि मैंने पहले दी थी 2 साल पहले और फिर मुझे टाइम नहीं मिला अपनी चॉइस चेंज करने का। अब तो ऑनलाइन है, अब तो रियल टाइम में हो जाता है, हैंड टू हैंड चेंज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस। आपने दिया और आपको मिल गया, फिर आप कहते हो मैं नहीं लेता, तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस द एप्लीकेंट विल बी डिवाइड फॉर फर्दर अलॉटमेंट फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऑप्शन में 2 ईयर था, ठीक है। तो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया इसके बावजूद भी, तो आपको 1 साल तक कोई मकान अलॉट नहीं किया, आपके आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, आपके लिए कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगा और आपके बाद वाले कैंडिडेट को मिल जाएगा। अगर उस बीच में कोई अवेलेबल हुआ तो आपका जो है वो 1 साल के बाद ही फिर जो वेटिंग लिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लाइसेंस फी? 1. The rate of license fee would be subject to a maximum ceiling of 5% of monthly emoluments of the LOT. 2. These rates of license fee for hostel accommodation are also applicable in respect of transit pool accommodation throughout the country. Options are A1 only, B2 only, C none of the above, D both the above, and the right answer is B2 only, यानी कि स्टेटमेंट बनी है रॉन्ग स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं। लाइसेंस फी, द रिवाइज रेट ऑफ लाइसेंस फी वुड बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 10% ऑफ मंथली एमोल्यूमेंट्स ऑफ द अलॉटी, यानी कि जो लाइसेंस फ़ी होगी वो मैक्सिमम 10% ऑफ मंथली एमोल्यूमेंट्स हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। दी रेट्स ऑफ लाइसेंस फी फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन आर ऑल्सो एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिट पूल अकोमोडेशन थ्रू आउट द कंट्री। जो ट्रांजिट पूल अकोमोडेशन हो जाता है जिसमें क्या पूरे कंट्री में कहीं भी अलॉट जो है हाउस को अलॉट करा सकते हो, नॉट ओनली द लोकेशन ऑफ योर वर्क, उसमें भी ये लाइसेंस फी का रूल एप्लीकेबल होता है, यानी कि 10% ऑफ मंथली एमोल्यूमेंट से ज़्यादा नहीं होगी। Question 8, for working girls, hostel for all lady officers without limit of emoluments will be eligible. Options are A true, B false. Question बोलता है कि जो वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल जो होता है वर्किंग गर्ल्स के लिए, उसमें सारी लेडी ऑफिसर जो है एलिजिबल होंगी और इसमें जो है एमोल्यूमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होगी। जैसे कि हमने देखा था कि ग्रेड पे डिसाइड करता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी एलिजिबल होंगी। तो ए ट्रू है या बी फॉल्स है आंसर? एंड द आंसर इज ए ट्रू, बिल्कुल सही है। ये वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल जो होता है वो तो हॉस्टल टाइप का होता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा घर नहीं मिलता है पूरा, और इसमें कोई एमोल्यूमेंट्स का लिमिट नहीं होता, ये तो आपकी नीड को कैटर करने के लिए होता है, इसलिए इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लेडीज पूल ऑफ अकोमोडेशन? अब बात करते हैं लेडीज पूल ऑफ अकोमोडेशन की, जो कि सिर्फ लेडीज जिसमें अपने अप्लाई कर सकती हैं, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1. लेडी ऑफिसर्स आर एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट इन दैट इंटाइटल टाइप फ्रॉम द लेडीज पूल. 2. फॉर 2 रूम्ड हॉस्टल अकोमोडेशन एंड रेगुलर अकोमोडेशन टाइप A1 to type E15, the ratio is 1:1 for married and single lady officer. 3. For single room hostel accommodation type A1 to type E15, the ratio is 1:3 for married and single lady officers. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is D all of the above, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं लेडीज पूल ऑफ अकोमोडेशन। लेडी ऑफिसर्स आर एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ द इंटाइटल टाइप फ्रॉम द लेडीज पूल, ठीक है। लेडीज पूल जो होता है, लेडी ऑफिसर डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर सकती हैं, उनको उनका अपना सेपरेट पूल होता है। फॉर 2 रूम हॉस्टल accommodation, the regular accommodation type A1 to E15, the ratio is 1:1 for married and single lady officer, ठीक है। तो एक का रेशियो होता है, अगर 2 मकान है तो एक आपका जाएगा सिंगल को, एक जाएगा मैरिड को। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर 2 रूम्स का है तो, क्योंकि 2 रूम्स की जरूरत जो है मैरिड को भी जरूरत पड़ जाती है, सिंगल भी उसको यूज़ कर सकती हैं, इसलिए 1:1 का रेशियो फेयर एनफ। फॉर सिंगल रूम हॉस्टल अकोमोडेशन द रेशियो 1:3 फॉर मैरिड एंड सिंगल लेडी ऑफिसर। यूजुअली जो मैरिड लेडी होती हैं उनको सिंगल रूम की ज़रूरत नहीं होती है, उनको कम से कम 2 रूम चाहिए होता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ बच्चे भी होते हैं घर में, जो है पेरेंट्स भी रहते हैं साथ में, या गेस्ट भी आ जाते हैं, उनका 1 रूम में नहीं होता, इसलिए यहाँ पर रेशियो जो रहता है 1:3 रहता है। इसमें जब 1 मैरिड को मिलता है, 3 जो है सिंगल लेडी ऑफिसर को मिलता है। पहले ये 1:1 रहता था, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी कि मैरिड पूल वाला खाली पड़ा रहता था और सिंगल लेडी जो कि बेचारी उनको ज़रूरत होती थी लेकिन उनको मिल नहीं पाता था, तो फिर इसको चेंज करके 1:3 किया गया है, जिससे कि मैक्सिमम लोग जो है कवर हो सके। क्वेश्चन नंबर 10, लीगल ऑफिसर्स पूल इज पूल ऑफ 10 हाउसेज हैज बीन क्रिएटेड फॉर अलॉटमेंट ऑफ 2 सर्टेन ऑफिसर्स, which of the following officer is not eligible for this pool? Options are
ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड डी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन बोलता है कि लीगल ऑफिसर्स पूल होता है एक, ठीक है, उसमें 10 हाउसेस जो होते हैं वो रखे जाते हैं कि लीगल लोगों के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑफिसर है जो उस लीगल पूल में घर को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है? एंड द आंसर इज डी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इसमें नहीं आते, बाकी के तीनों आते हैं। लीगल ऑफिसर्स पूल, अ पूल ऑफ 10 हाउसेज हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर अलॉटमेंट टू, ठीक है, 10 हाउसेज का होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब सवाल आता है कि इसे याद कैसे रखेंगे? देखो ये तीनों के तीनों जो है ना, ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, एक तरह से प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट ही के प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इनकी जॉब रहती है। प्रेसिडेंट चाहे तो इनको कभी भी हटा सकते हैं। जबकि केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू आते हैं, उसमें अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू आते हैं, जजेस ही उनको रिकमेंड करते हैं और उसको प्रेसिडेंट अलॉट कर देते हैं। बट यहाँ पर ये जो होते हैं ये प्रेसिडेंट का पर्सनल स्टाफ की तरह काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस होता है तो यही लोग लड़ते हैं, तो एक तरह से प्रेसिडेंट के पर्सनल लोग हैं। तो इनको 10 जो है मकान का पूल मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, वो जुडिशरी में जाते हैं, जबकि ये जो आते हैं ये आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। तो इसलिए अलग अलग है। और तीनों जो लीगल बंदे आते हैं एग्जीक्यूटिव में ऐसे समझ सकते हैं, या फिर जो प्रेसिडेंट की मेहरबानी पे जॉब करते हैं ऐसे समझ सकते हैं, या फिर जो कि गवर्नमेंट के वकील होते हैं, गवर्नमेंट के लिए लड़ते हैं, उनको ये मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लाइसेंस फी इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ हायर अकोमोडेशन। अब कोई किसी एम्प्लॉय को हायर अकोमोडेशन मिला, उसको टाइप 3 के लिए एलिजिबल है लेकिन टाइप 4 मिल जाता है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, if a government servant is allotted accommodation of a type higher than his entitlement due to adequate availability of quarters of a particular type, only flat rate of license fee relevant to that type of accommodation along with higher accommodation charge is to be charged from such allottee. 2, if an allotment of a higher type is made the own request of the government employee despite there being no surplus quarters in the higher type, 6 times of the normal rate of license fee is to be charged. Options are A 1 only, B 2 only, C none of the above, D both the above, and the right answer is B 2 only. यानी स्टेटमेंट बनेगा रॉन्ग स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं। लाइसेंस फी इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ हायर अकोमोडेशन, हायर अकोमोडेशन केस में क्या लाइसेंस फी कैसे कैलकुलेट होती है? वेयर ड्यू टू एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वार्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलॉटेड अकोमोडेशन ऑफ अ टाइप हायर देन इज इंटाइटलमेंट, ओनली फ्लैट रेट ऑफ लाइसेंस फी रेलिवेंट टू दैट टाइप ऑफ अकोमोडेशन टू बी चार्ज फ्रॉम सच अलॉटी। देखो किसी की एलिजिबिलिटी टाइप 2 के लिए थी, अब क्या वो टाइप 3 में बहुत सारे मकान पड़े हुए हैं और टाइप 2 में है नहीं और वहाँ पे वेटिंग चल रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि टाइप 2 वालों को टाइप 3 अलॉट कर दिया कि आप ये वाला ले लो तब तक, ठीक है, तो हायर अकोमोडेशन हो गया। तो अब उनसे क्या चार्ज किया जाएगा? उनसे नॉर्मल लाइसेंस फी चार्ज की जाएगी जो उनके जो अप्लाई किया था उसके लिए रेलिवेंट होगी, वही उनसे चार्ज की जाएगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उनसे नहीं लिए जाएंगे। और क्वेश्चन में क्या था? अलॉन्ग विद हायर अकोमोडेशन चार्जेस, ऐसा कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है, नॉर्मल लाइसेंस फी की जाएगी। अब दूसरा केस क्या था? हाउएवर इफ एन अलॉटमेंट ऑफ अ हायर टाइप इज मेड आउट ऑफ टर्न एट देयर ओन रिक्वेस्ट डिस्पाइट देयर बीइंग नो सरप्लस क्वार्टर्स इन द हायर टाइप, 6 टाइम्स द नॉर्मल रेट ऑफ लाइसेंस फी इज टू बी चार्ज। अब कोई एम्प्लॉय जो है अपनी अप्रोच लगा के किसी भी तरह से अपने टाइप से हायर लेवल पर लेता है और वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, किसी तरह से उन्होंने अवेलेबल करवाया भी है किसी कोटे से किसी भी तरह से, तो उससे जो लाइसेंस फ़ी कटेगी वो 6 टाइम्स कटेगी, याद रखना। हायर से जाएगा तो बहुत ज़्यादा हैवी लाइसेंस फ़ी काटी जाएगी। तो इससे क्या होगा? इसको डिस्करेज करने के लिए कि कोई एम्प्लॉय हो सकता है उसे कुछ अप्रोच हो या कोई उसके पास रीजन हो जिसकी वजह से वो हायर टाइप में जा सकता है अपने से, तो उस हायर टाइप को डिस्करेज करने के लिए, जिससे कि दूसरे एम्प्लॉयज़ का इनजस्टिस ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया? हायर टाइप जो है 6 टाइम जो है लाइसेंस फ़ी को रखा गया है, जिससे कि उसको फाइनेंशियल लॉस अच्छा खासा हो जाए। इतने में तो वो सोचेगा मैं बाहर ही ले लेता हूँ कोई रेंट पे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर द पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी, ठीक है, पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी के लिए कौन सी कंडीशंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट सही है? 1, when an allotment of accommodation is accepted, liability for license fee will be commenced from the date of receipt of the allotment. 2, if after acceptance possession is not taken of the accommodation within 8 days from the date of receipt of allotment letter, license fee will be charged from such date up to a period of 10 days. Options are A 1 only, B 2 only, C none of the above, D both the above, and the right answer is C none of the above, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब एक बार देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी, वैन एन अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन और ऑल्टरनेट अकोमोडेशन इज एक्सेप्टेड, अगर किसी एम्प्लॉय ने अकोमोडेशन एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जब उसका निकला वहाँ पे उसने वेबसाइट पे देखा और वहाँ पे देखा आपको अलॉट हो गया, एक्सेप्ट का ऑप्शन आया, आपने क्लिक कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया,
लाइबिलिटी फॉर लाइसेंस फी विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन और द 8 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द अलॉटमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब देखो गवर्नमेंट कितनी लीनियंट है, आपने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट आपसे अभी भी लाइसेंस फ़ी नहीं ले रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आपने एक्सेप्ट ही किया है भाई, बंदे को शिफ्ट करने के लिए तो टाइम चाहिए, तो हम जब बंदा शिफ्ट करेगा तब से लाइसेंस फ़ी चार्ज करेंगे। अब आपने 3 दिन का टाइम लिया, उसमें शिफ्ट करने आपने पोजीशन ले लिया 3 दिन के अंदर, अब 3 दिन में आपको पोजीशन मिल गया तो उस दिन से आपकी जो है लाइसेंस फ़ी कटना शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने आपको कितना दिया है, निकलने के बावजूद भी गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि अब आपने अप्लाई कर दी, मुझे क्या पता आप अप्लाई कब, आप कब उसमें एंटर करते हो, कब पोजीशन लेते हो, मुझे क्या मतलब है, ये भी कर सकते हो। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट आपको फिर भी चांस दे रही है। अब कोई कोई एम्प्लॉय क्या करता है, वो एम्प्लॉय इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं कि उसने कहा कि मैं ठीक है एक्सेप्ट भी कर लिया, फ्लैट को होल्ड पर डाल दिया और खुद कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब पोजीशन भी नहीं लिया। तो एक तरह से नुकसान हो गया ना कि गवर्नमेंट का भी को भी लाइसेंस फ़ी का लॉस हो गया। गवर्नमेंट जो है जब आप पोजीशन लोगे तब लाइसेंस फ़ी चार्ज करेगी, और वो मकान किसी दूसरे एम्प्लॉय को मिल सकता था, वो बेचारा बाहर भटक रहा है, उसका भी लॉस हो गया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कर दिया 8 डेज़। अगर आपने पोजीशन 8 डेज़ के अंदर नहीं लिया तो 8वें दिन से आपकी लाइसेंस फ़ी कटना शुरू हो जाएगी। अगर इन शॉर्ट बात करें तो या तो आप पोजीशन ले लोगे तो उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, अगर 8 दिन के अंदर आपने पोजीशन लिया तो 8वें दिन से, तो यानी आपकी 8 दिन के बाद 9वें दिन से तो आपकी लाइसेंस फ़ी कटना शुरू हो ही जाएगी। इन अदर वर्ड्स आपको 8 दिन का टाइम मिलता है पोजीशन लेने के लिए और शिफ्ट करने के लिए। अगर 8 दिन के अंदर आपने नहीं लिया तो 9वें दिन से आपका कटना शुरू हो जाएगा। इफ आफ्टर एक्सेप्टेंस पोजीशन इज नॉट टेकन ऑफ द अकोमोडेशन विद इन 8 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ अलॉटमेंट लेटर, लाइसेंस विल बी चार्ज फ्रॉम सच डेट अप टू द पीरियड ऑफ 12 days फॉर विच पीरियड हाउस रेंट अलाउंस इज ऑल्सो नॉट पेबल। अब 8 दिन से कब तक आपको चार्ज की जाएगी, 12 दिन तक नेक्स्ट, यानी टोटल 20 दिन हो गया। अगले 12 दिन तक गवर्नमेंट आपसे लाइसेंस फ़ी चार्ज करेगी और उस बीच में आपको HRA भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लाइसेंस फ़ी कट रही है। जब आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन ले लेते हो तो आपको HRA नहीं मिलता, तो आपको HRA भी नहीं मिलेगा, HRA मिलना आपका रोक दिया जाएगा उस 12 दिन के लिए। अब फिर सवाल आता है कि केवल 12 दिन के लिए, कोई एम्प्लॉय बोलता है कि मुझे तो ठीक है मैं दे रहा हूँ लाइसेंस फ़ी, मैं अपना HRA भी कटवा रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं ले रहा पोजीशन, आपको क्या दिक्कत है, ठीक है, मैं तो लाइसेंस ही कटवा रहा हूँ। 8 दिन तक आपने वेट किया, 8 दिन के बाद 9वें दिन से आपने मेरी लाइसेंस फी भी काट ली और आपने मेरा HRA भी रोक लिया, HRA भी काटना बंद कर दिया, मुझे पे करना बंद कर दिया। मैं उसमें भी सेटिस्फाई हूँ, मेरा मकान मेरे नाम पे पड़ा रहना, तो मैं तो अभी 2-3 महीने बाद करूँगा आराम से शिफ्ट, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो भी गवर्नमेंट उसको सिर्फ 12 दिन का टाइम देगी, वरना 12 दिन के बाद उसका अकोमोडेशन कैंसिल कर देगी। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, तो गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर। गवर्नमेंट की कोशिश रहती है मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ को अलॉट किया जाए, बेनिफिट उसका अवेल करना चाहिए। लेकिन कोई एम्प्लॉय ने अगर उसे होल्ड पर डाल दिया, वो अपना फाइनेंशियल लॉस तो कर ही कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे एम्प्लॉय का हक भी तो मार रहा है ना, जो चीज़ उसको मिल सकती थी लेकिन उसने ज़बरदस्ती होल्ड पर डाल रखा है। तो गवर्नमेंट 20 दिन के बाद उसको कैंसिल कर ही देगी, 12 दिन की लाइसेंस भी काट के 12 दिन का HRA रोक के उसको कैंसिल भी कर देगी, ठीक है। तो याद रखना कि जो आपका राइट है हाउस अवेल करने का, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है आपका। आप सोचो कि मैं HRA कटा के और लाइसेंस फ़ी देके एंडलेसली उसको करूँगा, बिल्कुल नहीं। 8 दिन तक तो आपको बिना किसी पेमेंट के मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा शिफ्ट करने का, या तो पहले कर लो, या 8वें दिन तक तो आपको गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी। 9वें दिन से गवर्नमेंट आपकी लाइसेंस फ़ी काटना शुरू कर देगी और HRA आपको सेंसिटाइज करेगी कि देखो आपको पैसे का नुकसान हो रहा है, आप शिफ्ट करा लो, फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। इतना इनसेंसिटिविटी ठीक नहीं है। फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो तो गवर्नमेंट 20वें दिन के बाद आपको कैंसिल कर देगी, किसी और को दे देगी वो घर। Question number 13, which of the following is correct when an officer who is in occupation of a residence is allotted another residence। अब क्या है, गवर्नमेंट को एक रेजिडेंस मिल रहा है, अब उसने दूसरा रेजिडेंस जो है अलॉट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा। और ऐसा कब होता है कि किसी एम्प्लॉय को जो है टाइप 2 के लिए एलिजिबल था, टाइप 2 का मिल गया, कुछ टाइम बाद उसका ग्रेड पे बढ़ गया और टाइप 3 के लिए एलिजिबल हो गया, उसने टाइप 3 अप्लाई कर दिया, तब उसके पास नहीं था तो 2 में रह रहा था, अब उसको 3 के लिए 6 महीने बाद उसका 3 के लिए खाली हुआ, 3 की एलिजिबिलिटी फुलफिल हो गई, उसको मिल गया, तो पोजीशन में भी है 2 के और 3 का भी मिल गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दूसरी कंडीशन में कोई एम्प्लॉय को चाहिए था किसी एक लोकेशन पर, बट उस टाइम पर उस लोकेशन पर अवेलेबल नहीं था, दूसरी लोकेशन पर अवेलेबल था, उसके ही टाइप में उसने वहाँ पर ले लिया, बट उसने दूसरी लोकेशन पर भी साथ साथ अप्लाई कर दिया। जब वहाँ पर अवेलेबल हो गया तो गवर्नमेंट ने उसको इंटीमेट कर दिया, तो अब उसके पास दूसरा अलॉट हो गया, जबकि एक के वो ऑक्यूपेशन में ऑलरेडी है। तो उस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ न्यू अकोमोडेशन द अलॉटमेंट ऑफ ओल्ड अकोमोडेशन विल बी डीम्ड टू बी कैंसिल्ड। ठीक है, जैसे ही वो अपना ऑक्यूपाई करेगा न्यू को, ओल्ड अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ही कैन ऑल्सो रिटेन द ओल्ड रेजिडेंस ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फी फॉर 15 days फॉर शिफ्टिंग। अब देखो गवर्नमेंट जो है 15 यहाँ पे कुछ टाइम दे रही है उसको, ये सेकंड ऑप्शन है। 3, इफ़ ही फेल्स टू वेकेट द ओल्ड अकोमोडेशन विद इन 15 days ही विल बी लाइबल टू पे डैमेजेस। ऑप्शन आर A1 and 2 ओनली, B1 and 3 ओनली, C none of the above, D all of the above, एंड द राइट आंसर इज D all of the above, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं।
एक बार देख लेते हैं। व्हेन एन ऑफिसर हु इज एन ऑक्यूपेशन ऑफ अ रेजिडेंस इज अलॉटेड अनदर रेजिडेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ न्यू अकोमोडेशन, द अलॉटमेंट ऑफ ओल्ड अकोमोडेशन विल बी डीम टू बी कैंसल्ड। ठीक है, ऑलरेडी एक का उसके पास है और दूसरे में शिफ्ट करता है तो दूसरा उसका पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। ही कैन ऑल्सो रिटेन द ओल्ड रेजिडेंस ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फी फॉर 15 डेज फॉर शिफ्टिंग। और गवर्नमेंट उसको अभी भी ऑप्शन दे रही है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट को ये जानती है कि भाई निकल आया है तो एकदम से तो बंदा शिफ्ट नहीं कर लेगा ना, उसको टाइम चाहिए, तो 15 दिन का टाइम देगी और उसमें नॉर्मल लाइसेंस फी पे करनी है उसको। एक नॉमिनल सी लाइसेंस फी होती है, वो ज़्यादा तो होती नहीं है, उसको पे करके वो 15 दिन तक अपने पास रख सकता है शिफ्टिंग के लिए। इफ़ ही फेल्स टू वेकेट द ओल्ड अकोमोडेशन विद 15 डेज ही विल बी लायबल टू पे डैमेजेस। और अगर 15 दिन के बाद हो जाता है तो डैमेजेस पे उससे लिए जाएंगे, जो भी डैमेज हो रहा है उसका उससे पेमेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पे जब आपके पास ऑलरेडी एक मकान है और दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 15 दिन का टाइम मिल रहा है। अगर नया मकान मिलता है तो कितने दिन का मिलता है? 8 दिन का टाइम, क्योंकि ये मान के चलते हैं आपके पास घर नहीं है, ठीक है, तो 8 दिन का टाइम मिलेगा। लेकिन ऑलरेडी एक घर है, खाली करने में टाइम लगता है 15 दिन का टाइम। तो दोनों चीज़ों को डिफरेंस को ध्यान रखना है। 8 वाले में आपको 12 दिन तक टाइम जो रहेगा वहाँ पर आपको HRA काट के लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद भी नहीं किया तो कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वेकेशन ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशन। गवर्नमेंट जो है वेकेट करता है, उसको दूसरा अलॉट हो गया है, तो उस केस में कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, एटलीस्ट 15 डेज नोटिस टू बी गिवन टू द डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट फॉर वेकेशन ऑफ रेजिडेंस। कोई एम्प्लॉय अगर अपने घर को वेकेट करना चाहता है, उसको लगता है मुझे नहीं रहना गवर्नमेंट अकोमोडेशन में, तो वेकेशन चाहता है, तो उस केस में पहला स्टेटमेंट है एटलीस्ट 15 डेज नोटिस टू बी गिवन टू द डायरेक्टर ऑफ स्टेट फॉर वेकेशन ऑफ रेजिडेंस। दूसरा है फेलियर टू give due notice will entail payment of license fee for at least 10 days. Options are A1 only, B2 only, C none of the above, D both the above, and the right answer is B2 only। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट और फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग है। 15 डेज का नोटिस नहीं होता, 10 डेज का नोटिस होता है। वेकेशन एटलीस्ट 10 डेज नोटिस इज टू बी गिवन टू डायरेक्टर ऑफ स्टेट फॉर वेकेशन ऑफ रेजिडेंस। अगर आप चाहते हो कि मुझे घर को खाली करना है तो 10 दिन का नोटिस दो, गवर्नमेंट जो है उसको फिर अपनी वेबसाइट पर डाल देगी, ठीक है, वहाँ पे खाली वेकेट दिखा देगी, जिससे कि दूसरा एम्प्लॉय उस पर अप्लाई कर सके, उसको दिखा देगी कि खाली हो रहा है उस डेट से। When the allotment of the accommodation will be deemed to have been cancelled with effect from the 11th day of the receipt of the intimation or the date specified in the letter whichever is later। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो कैंसिल होगा उसका फ्लैट जो है वो या तो 11th डे से या फिर इंटीमेशन और द डेट ऑफ स्पेसिफाइड इन द लेटर। अब इसमें क्या है कि अगर आपने अब किसी आदमी ने को मान लो 1 सितंबर से वो शायद 30 सितंबर से मेरा ख़त्म हो जाए, उसने इंटीमेशन दिया 24 तारीख को, 24 सितंबर को कि मैं 1 तारीख को खाली करूँगा, तो 6 दिन का नोटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उसका 6 दिन ये और 4 दिन अगले महीने में 4 अक्टूबर, यानी कि 5 अक्टूबर से वेकेट माना जाएगा, इतने दिन का तो उसे रखा जाएगा। अब ये 10 डेज तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो ज़्यादा भी हो सकता है। तो कोई एम्प्लॉय 1 सितंबर को दे देता है कि मैं 30 सितंबर से मेरा कैंसिल कर देना, तो 1 सितंबर से 30 दिन का हो गया, तो यहाँ पर 30वें दिन से कैंसिल होगा, एप्लीकेशन देने के 30वें दिन से कैंसिल होगा। अगर 10 दिन से कम का नोटिस देता है तो 10 दिन के तो 11 डे से कैंसिल माना जाएगा। तो ज़्यादा दिन से हो सकता है, तो विच एवर इज लेटर, यानी कि जो बाद में है वो उससे मान लिया जाएगा। अब कोई एम्प्लॉय बोलता है 25 तारीख को एप्लीकेशन देके मेरा 30 तारीख से कैंसिल कर दो, तो नहीं किया जाएगा, उसको 11 डे से कैंसिल किया जाएगा। 25 तारीख की एप्लीकेशन से वो 11वां दिन बनता है, यानी कि 6 अक्टूबर से। अगर वो 20 सितंबर को देता बोलता है मेरे 10 डे के नोटिस दे के मैं 1 अक्टूबर से खाली करना चाहता हूँ, तो 10 दिन हो रहे हैं आपके, बिल्कुल आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर वो 10 सितंबर से देता है और बोलता है मैं 1 अक्टूबर से करना चाहता हूँ, तो 20 दिन हो रहे हैं कि 10 से ज़्यादा हो रहे हैं, तब भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। Failure to give notice, due notice will entail payment of license fee for 10 days or the number of days which the notice falls short of 10 days। और अगर वो नहीं देता 10 डेज़ का तो क्या होगा, 10 डेज़ का उससे काट लिया जाएगा। अब उसने अचानक से खाली कर दिया 30 सितंबर को खाली कर दिया कि मैंने तो वेकेट कर दिया, मुझे नहीं पता, तो आपसे 10 दिन की नॉर्मल लाइसेंस फ़ी तो चार्ज की जाएगी, आपको माना जाएगा आप 10 दिन तक उस घर में रहे हो, गवर्नमेंट अपने नोटिस के पैसे वसूल लेगी। अब ये भी हो सकता है कि बंदे ने एप्लीकेशन दी 25 सितंबर को कि मैं 1 अक्टूबर से खाली करूँगा, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शॉर्ट कितने दिन से फॉल हो रहा है, 5 दिन का तो उसने नोटिस दे ही दिया, 5 दिन का शॉर्ट हो रहा है, तो 5 दिन का ही उससे लाइसेंस फ़ी काटी जाएगी 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक की। उसने बोला था कि मैं 1 अक्टूबर से शिफ्ट कर लूँगा, 30 सितंबर तक का मेरा एक्सेप्ट कर लो, तो 5 दिन का नोटिस तो उसने दे दिया ना, लेकिन मिनिमम 10 डेज़ का चाहिए था, तो कितना फॉल शॉर्ट हो रहा है 5 दिन का, तो 5 दिन की उससे काटी जाएगी। और अगर उसने डायरेक्ट बिना बताए कि वेकेट करती तो 10 दिन की काट ली जाएगी। तो दोनों चीज़ें डिफरेंस में आ गया। मिनिमम 10 दिन का नोटिस आपको देना होता है, अगर आपने नहीं दिया तो गवर्नमेंट 10 दिन के पैसे आपसे काट लेगी, और अगर आपने 5 दिन का नोटिस दिया है तो 5 दिन के पैसे काट लेगी 10 दिन में जो कसर है बची हुई है तो, और अगर नहीं बची हुई है तो फिर पूरा आपने बिना बताए किया तो आपको पूरे 10 दिन का काटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अलॉटमेंट ऑफ हाउस ओनिंग गवर्नमेंट सर्वेंट।
कोई गवर्नमेंट ऐसा है सर्वेंट है कि उसका वहाँ पे अपना घर भी है, अपना हाउस है, तो उसका हाउस अलॉटमेंट का क्या रूल्स है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वन एन एम्प्लॉय हु ओन्स अ हाउस इन द स्टेशन ऑफ हिज पोस्टिंग इज एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑन पेमेंट ऑफ एनहेंस लाइसेंस फी। टू, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एडॉक अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन। ऑप्शन आर A1 ओनली, B2 ओनली, C नन ऑफ द अबव, D बोथ द अबव, एंड द राइट आंसर इज डी बोथ द अबव, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। अलॉटमेंट टू हाउस ओनिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, एन एम्प्लॉय हु ओन्स अ हाउस ईदर इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन द स्टेशन ऑफ हिज पोस्टिंग और इन द एडजॉइनिंग म्युनिसिपल एरिया इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। ठीक है, यानी किसी एम्प्लॉय का खुद का या फैमिली मेम्बर के नाम पर उस एरिया में, लोकेलिटी में, मतलब उसके रेजिडेंस में, हेडक्वार्टर के पास घर है, तो उस केस में भी वो अप्लाई करता है कि मुझे घर चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या होगा, तब भी उसको मना नहीं करेगी, गवर्नमेंट उसे अलाउ कर देगी कि ठीक है आप ले लो, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ एनहेंस लाइसेंस फी एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। लेकिन एनहेंस लाइसेंस फी लगेगी। अब गवर्नमेंट कहीं तो एक लाइन खींचेगी ना, कहीं तो ड्रॉ करेगी ना एक लाइन। अब ये क्यों करेगी, गवर्नमेंट ने क्या किया है, हो सकता है कि वो जिस घर में रह रहा हो उसका जो उसको गवर्नमेंट अकोमोडेशन उसकी कॉस्टिंग पड़ रही है, सपोज 10,000 रुपये पड़ रही है, लाइसेंस फी और HRA कटा के उसको 10 का पड़ रहा है। जिस घर में रह रहा है उसको 15,000 का रेंट मिल जाएगा, गवर्नमेंट के में शिफ्ट कर लेगा, और गवर्नमेंट का अच्छा भी है, ऑफिस के पास भी है, शिफ्ट भी कर लिया और 5,000 रुपये कमा भी लिए। तो ये सब चीज़ के लिए तो नहीं है ना, गवर्नमेंट का तो जो है इंटेंशन है सबको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, और जो इस फैसिलिटी को अवेल कर रहा है ऑलरेडी घर है तो उसको नहीं मिलना चाहिए। बट गवर्नमेंट मना भी नहीं कर सकती किसी को कि मेरा घर है से मेरी गलती है क्या, अगर मेरा घर नहीं होता तो आप मुझे दे देते। अब मेरा घर है और मैं गवर्नमेंट क्वार्टर अवेल करना चाहता हूँ, ऑफिस के नज़दीक है, एक बंदे को घर नहीं है, उसको तो अपने ऑफिस से 200 मीटर दूर रखा है, और मैं वहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आता हूँ बस में धक्के खाते हुए। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मेरे पास अपना घर है, अगर इस घर को बेच दूँ और किसी दूसरे शहर में ले लूँ तो आप मुझे अलाउ कर दोगे, तो ये तो गलत चीज़ होगी ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। लाइन क्या ड्रॉ किया कि ठीक है आपको भी हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो है एनहेंस लाइसेंस फ़ी देनी पड़ेगी। अब वो एम्प्लॉय बोलता है कि मैं एनहेंस लाइसेंस फ़ी क्यों दूँ, दूसरे बंदे से आप नॉर्मल फ़ी चार्ज करते हो, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है तो आप अगर किराए पे भी तो उठाए रहे हो, आपका घर तो है ना, कुछ रेंटल इनकम तो आप अर्न करोगे ना, उससे सेट ऑफ कर लेना आप। तो इस तरह से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, सबको घर भी मिल जाएगा और उसको लॉस भी नहीं होगा, सब चीज़ें पर्पस सोल्व हो जाएंगे। However, they are not entitled to ad hoc allotment of accommodation. They are also not entitled to ad hoc allotment on the grades such as retirement, death, vacation of department pool accommodation, medical ground, physical handicap, स्पेशल कंपेशनेट ग्राउंड्स। तो वो जो है एडॉक अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एडॉक अलॉटमेंट क्या होता है कि अचानक से कोई मकान खाली हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, उसको बोलते हैं एडॉक अलॉटमेंट के। आपकी लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा है, अभी कोई नया मकान बना भी नहीं है, कोई रेट कुछ नहीं हुआ, लेकिन एडॉक अलॉटमेंट हो गया, कुछ खाली हो गया मकान, तो उसके लिए जिसका अपना घर है उसको एडॉक अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। एडॉक अलॉटमेंट पहले दूसरे वालों को मिलेगा। एडॉक अलॉटमेंट के कुछ केसेस क्या होते हैं कि रिटायरमेंट, बंदा रिटायर हो गया, खाली हो गया, डेथ हो गई ऑल ऑफ अ सडन, फैमिली अब कह रही है कि हम तो अपने होम टाउन में जाके शिफ्ट करेंगे, खाली हो गया। वेकेशन ऑफ डिपार्टमेंट पूल अकोमोडेशन, ठीक है, ये हो गया। मेडिकल ग्राउंड पे हो सकता है कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे था, सीढ़ियाँ नहीं थी, अब मैं तो नहीं चल सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया, औरतों की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं जो है नीचे का दूसरा देख रहा हूँ। फिजिकल हैंडीकैप सेम केस, स्पेशल कंपेशनेट ग्राउंड, ठीक है, तो इन केसेस पे होता है, तो ये सबको मिल जाएगा, लेकिन जिसका अपना घर है, हाउस ओनिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये नहीं मिलेगा। बट अगर वो जनरल पूल में जो है अप्लाई करते हैं तो वहाँ वो एलिजिबल होंगे विद एनहेंस रेट ऑफ लाइसेंस फी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? 1, हाउस ओनिंग एम्प्लॉयज़ who are personal staff of minister may be sanctioned ad hoc allotment of quarters. 2, house allotted under exception is one type below their entitlement. Under exception, provision of retention of accommodation in special cases on payment of enhanced license fee are not applicable to house owning employees on any ground. Options are A1 only, B1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is D all of the above. बिल्कुल ठीक है। एक गवर्नमेंट में एक प्रोविजन होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है, जो हाउस ओनिंग एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन जो पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनको एडॉक अलॉटमेंट जो है मिल जाता है। हमने पीछे के वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि एडॉक अलॉटमेंट हाउस का नहीं होता, हाउस ओनिंग एम्प्लॉय को। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, इसको आप एक एक्सेप्शन पढ़ लो कि जिसको हाउस ओनिंग है उसके लिए उसको भी जो है एडॉक अलॉटमेंट हो जाता है। उसके एक्सेप्शन वाले केस हैं। पहला केस क्या है, पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर हो सकता है, ठीक है। किस ग्राउंड पर हो सकता है कि मिनिस्टर के स्टाफ को तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है, मिनिस्टर रात को 11 बजे बुला ले। अब कोई एम्प्लॉय सेम स्टेशन में रह रहा है, ठीक है, घर है 15 किलोमीटर दूर,
लेकिन उसको गवर्नमेंट रेजिडेंस मिल नहीं सकता, क्योंकि ऑफिस के पास तो है जहाँ से मिनिस्टर जब भी बुलाए वो 10 मिनट के अंदर वो कम्यूट करके पहुँच जाए, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए। बट रूल ये कहता है जी कि इसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसका अपना घर है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सेप्शन के केस में क्या होगा कि आपको हम एडॉक वाले केस में भी अलाउ कर रहे हैं। हाउस अलॉटेड अंडर एक्सेप्शन इज वन टाइप बिलो दियर एंटाइटलमेंट, और ये कंडीशन होती है कि हाउस जो होता है वो आपको वन टाइप बिलो मिलता है। अगर लेवल 5 के लिए एलिजिबल है तो आपको लेवल 4 का लेना पड़ेगा, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना। अंडर एक्सेप्शन प्रोविजन फॉर ऑफ रिटेंशन ऑफ अकोमोडेशन इन स्पेशल केस ऑन पेमेंट ऑफ एनहेंस लाइसेंस फी आर नॉट एप्लीकेबल टू हाउस ओनिंग एम्प्लॉयज ऑन एनी ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक प्रोविजन होता है कि रिटेंशन ऑफ अकोमोडेशन इन स्पेशल केसेस पेमेंट ऑफ एनहेंस लाइसेंस फी। ठीक है, एनहेंस लाइसेंस फी पे करके जो है रिटेन करना किसी मकान को, वो एप्लीकेबल नहीं होता इस केस में। Question number 17, which of the following is correct about when a government servant in occupation of government accommodation retires from service? एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, सर्विस में था, मकान था उसके पास और वो रिटायर हो गया, तो क्या कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके रिगार्डिंग? 1, his spouse may be allotted government residential quarters. 2, government residential quarters to family is allotted on payment of enhanced license fee in case of retirement of government servant. A1 only, B2 only, C none of the above, D both the above, and the right answer is A1 only. सेकंड वाला इज रॉन्ग। एनहेंस लाइसेंस फीस नहीं, नॉर्मल लाइसेंस फी पर चार्ज की जाती है, इसे हम कंसेशन बोलते हैं ऑन रिटायरमेंट। अ गवर्नमेंट सर्वेंट सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ और स्पाउस में बी अलॉटेड गवर्नमेंट रेजिडेंशियल क्वार्टर्स ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फी। गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को नॉर्मल लाइसेंस फी मिल जाएगा। एनहेंस क्यों करेंगे भाई? गवर्नमेंट रेजिडेंशियल क्वार्टर्स टू फैमिली मेम्बर्स इज अलॉटेड ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल फी इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, नॉर्मल फी मिलेगी। शुड अप्लाई टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद एन एफिडेविट फ्रॉम द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। 2 महीने तक तो आप वैसे भी एलिजिबल होते हो, आपको जब रिटायरमेंट के बाद 2 महीने के अंदर घर को खाली करना होता है, उसके अंदर आपने एप्लीकेशन दे दी कि इस मकान को हम रिटेन करना चाहते हैं, तो आप रिटेन कर सकते हो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अगर कंडीशंस फुलफिल करते हो आप तो आप जो है उसी मकान को रिटेन कर सकते हो, आपको फैमिली को मूव नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड व्हेन गवर्नमेंट क्वार्टर्स इज अलॉटेड टू फैमिली इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब कंडीशंस की बात आ गई कि मकान जो है गवर्नमेंट सर्वेंट के रिटायरमेंट का फैमिली उसी मकान को अपने नाम पर यूज़ करना चाहती है, तो इनमें कौन सी कंडीशंस हैं जो कि करेक्ट हैं? 1, फैमिली मेम्बर शुड बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर्स। 2, should have been residing with the retiring employee continuously for at least last 2 years immediately preceding the date of retirement. 3, should not have drawn HRA if employed in the same station and residing with the retiring employee in the same government accommodation. Options are A1 only, B1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is B1 and 3। यानी स्टेटमेंट 2 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 2 ईयर्स नहीं, 3 ईयर्स कम से कम उसके साथ में रहना उसको होता है। एक बार देख लेते हैं। शुड हैव बीन रिजाइडिंग विद द रिटायरिंग एम्प्लॉयज कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 3 ईयर्स और मोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब फैमिली कोई चाहती है कि किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट का उसकी फैमिली वहाँ पे उस घर को उसी घर में रह जाए, तो सबसे पहले तो फैमिली मेम्बर जो है जिसके नाम पे आप कर रहे हो वो खुद भी एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर, वो खुद भी जो है एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि वो खुद गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए और उस मकान के लिए एलिजिबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि कम से कम गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ 3 साल से रह रहा हो। ऐसा ना हो कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट का क्वार्टर था, बड़ा अच्छी लोकेशन पे था, आप कहीं और से थे लेकिन फैमिली मेम्बर थे लेकिन कहीं और रह रहे थे, अचानक से जो है उसके रिटायरमेंट के बाद आप आगे मैं फैमिली हूँ, मुझे फैमिली कोटे में दे दो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप कम से कम 3 साल उसके साथ रह रहे हैं तभी आपको मिलेगा। और ये सिर्फ रहने से काम नहीं चलेगा, आप दिखा दोगे। शुड नॉट हैव ड्रॉन HRA इफ एम्प्लॉयड इन द सेम स्टेशन एंड रिजाइडिंग विद द रिटायरिंग एम्प्लॉय इन द सेम गवर्नमेंट अकोमोडेशन। और अगर सेम गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहा है तो फिर उसको HRA भी ड्रॉ नहीं करते रहना चाहिए। HRA ड्रॉ क्यों करोगे आप, जब ऑलरेडी आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रह रहे हो। सपोज एक बाप और बेटे दोनों सर्विस में हैं, दोनों सेम ग्रेड में एलिजिबल भी है, तो बेटा बाप के साथ ही रह रहा है, बाप को घर मिला हुआ है पिता को, तो बेटा बोलता है कि तो बेटे को जब पिता के घर में रह ही रहा है तो उसको HRA नहीं मिलना चाहिए। आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन अवेल कर रहे हो, अगर आप 3 साल से रह रहे हो और HRA आपने अवेल नहीं किया है तो फिर आप जो है एलिजिबल हो, आप उसी मकान को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा सकते हो। अगर आप कह रहे हो, आपने पहले क्लेम किया जी मैं तो अलग रह रहा हूँ और मुझे HRA दे दो, आपको पैसा अच्छा लगता है, फिर आप सोचो वही मकान आपको मिल जाए तो वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, फिर आपको मूव करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैरिड डॉटर हु इज़ नॉट डाइवोर्स्ड वर्किंग इन एन एलिजिबल ऑफिस इज eligible for allotment of alternate accommodation irrespective of the fact that the retiring official has a son। अब एक मैरिड डॉटर है, ठीक है, डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, ठीक है, डाइवोर्स का केस तो अलग हो जाता है,
वर्किंग इन द एलिजिबल ऑफिस, ऑफिस में काम कर रही है, ठीक है, सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल कर रही है ऑल्टरनेट अकोमोडेशन की, ठीक है, पिता के रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, और वो चाहती है कि मुझे मिल जाए। द रिटायरिंग ऑफिशियल हैज अ सन, और जबकि रिटायरिंग ऑफिसर का बेटा भी है, तो क्या उस बेटी को घर मिल सकता है? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू, बिल्कुल मिल सकता है। अलॉट गवर्नमेंट अकोमोडेशन के केसेस में हम उसकी डाइवोर्स या विडो होने की कंडीशन का वेट नहीं करेंगे, वो बेटी फुलफिल कर रही है और पिता ने बोला कि ठीक है मेरी बेटी को दे दो मेरा घर, ठीक है, पिता ने एफिडेविट दे दिया और जो है अपना एनओसी दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, तो बेटी को वो घर जो है मिल जाएगा, भले ही बेटा भी उसका है और एलिजिबल भी है, दोनों बेटे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, बेटा भी कर रहा है बेटी भी कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट ने बोला कि बेटी को मिल जाए और वो मैरिड है तो बेटी को ही मिल जाएगा। A married daughter working in an eligible office is also eligible for regularization allotment of alternate accommodation irrespective of the fact that the retiring official has a son and he is in position to maintain the parents। बेटा ना सिर्फ है बल्कि वो इस पोजीशन में भी कि गवर्नमेंट पेरेंट्स को अपने साथ रख भी सकता है, तब भी अगर लिख के दे दिया तो बेटी को ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय द फैमिली मेंबर इफ द गवर्नमेंट रेजिडेंशियल क्वार्टर इज अलॉटेड टू ऑन रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब कंडीशन फुलफिल कर दी, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स फुलफिल जो होंगे उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही। अब देखो सीक्वेंस में चल रहा है, एलिजिबिलिटी कंडीशन देख ली और उसके बाद अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अगर पिता के रेजिडेंस में ही रहना है बेटे को, या मतलब एक फैमिली मेंबर चाहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिटायरमेंट का उसी घर को ऑक्यूपाई करना। 1 should furnish an undertaking that he will keep the family of the retired government servant in the quarters to be allotted to him. 2, in the event of his failure to keep the family of the retired government servant in the quarters to be allotted to him, the allotment shall be cancelled. 3, he should also furnish a no objection certificate for allotment of quarters from his father, mother, wife or husband as the case may be. Options are A1 only, B1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is D all of the above। यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। शुड फर्निश अंडरटेकिंग दैट ही विल कीप द फैमिली ऑफ द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट इन द क्वार्टर्स टू बी अलॉटेड टू हिम एंड इन द इवेंट ऑफ देयर फेलियर टू डू सो द अलॉटमेंट शैल बी कैंसिल्ड। उसको एक अंडरटेकिंग लिखकर देनी होगी कि फैमिली मेंबर्स को अपने साथ रखूंगा। भाई फैमिली गवर्नमेंट सर्वेंट भी रख रहा था ना अपने साथ, आप उसी मकान को चाह रहे हो, दैट मीन्स यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, और फैमिली का पार्ट हो तो आप फैमिली को साथ रखोगे तो आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, तब आपको मिलेगा। दूसरा, आपने अगर अंडरटेकिंग देने के बाद अगर आप नहीं रखते हो तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल भी हो जाएगा। He should also furnish a no objection certificate for allotment of quarters from his father, mother, wife और husband। मतलब जिससे भी मकान से आप ले रहे हो, जिसका भी मकान रिटायर्ड ऑफिशियल है, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, वाइफ हस्बैंड कोई भी हो, एज द केस में भी बाई स्टेटिंग दैट ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द मेड टू हिज वार्ड ऑन रिटायरमेंट। और उसको नो ऑब्जेक्शन है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस मकान को अलॉट करने में, तभी उसको दिया जाएगा। 2 कंडीशन हो गई, एक तो वो खुद लिख कर देगा, एफिडेविट देगा कि वो अपनी फैमिली को साथ में रखेगा, नहीं रखता तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देगा। Question number 21, if a government servant under occupation of government residential accommodation is retired from service but subsequently re-employed, ठीक है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर हो गया, बाद में उन्होंने री एम्प्लॉय कर लिया, री एम्प्लॉय हो गया गवर्नमेंट सर्विस में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ री एम्प्लॉयमेंट हिज फैमिली मेंबर सिक्योर्स एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट इन एलिजिबल क्लास। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके बेटे की, सपोज एग्जाम्पल मान लेते हैं, बेटे की जॉब लग जाती है, ठीक है, और वो एलिजिबल क्लास जिस मकान में थे उस मकान के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं खुद भी अपनी जॉब में। विल ही बी एलिजिबल फॉर द अकोमोडेशन अवेलेबल टू द फैमिली मेंबर ऑन रिटायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब वो री एम्प्लॉयड एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो क्या वो एलिजिबल होगा उस केस में? ऑप्शन आर ए यस, बी नो, एंड द राइट आंसर इज बी नो। ऐसे नहीं होगा, री एम्प्लॉय के केस में जो है ये चीज़ नहीं चलेगी। वो जो पहली बार रिटायर हुआ था उस टाइम पे वो एलिजिबल होना चाहिए था, उसने एलिजिबिलिटी कंडीशन बाद में फुलफिल की है रिटायरमेंट के बाद, तो वो नहीं होगा उस केस में। हाँ, अगर वो री एम्प्लॉय वाले केस में गवर्नमेंट सर्वेंट कोई घर को ऑक्यूपाई कर रहा है और उस बीच में अगर वो एलिजिबल हो जाता है तब वो चलेगा, लेकिन प्री जो जॉब थी, पहली वाली जॉब थी, उसके रिटायरमेंट के बाद कोई कंडीशन फुलफिल करता है तो वो जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया का घर बाद में उसको नहीं मिलेगा, इस आर्गूमेंट पर कि मेरे फादर तो अब भी जॉब में, अब वो जॉब में नहीं है, वो दूसरी जॉब में है, अब उसके हिसाब से डिसाइड होगा क्राइटेरिया। Concession for government residential accommodation is not available if dependent secures employment after the date of retirement of the employee but during the period of re-employment। ठीक है, during the period of re-employment कर लेता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद है तो फिर नहीं मिलेगा ये कंसेशन। Question number 22, which of the following are conditions to be satisfied when government residential quarters is allotted to family members in case of retirement of government servant। ठीक है,
क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? गवर्नमेंट रेजिडेंशियल क्वार्टर इज अलॉटेड टू फैमिली मेंबर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, जब फैमिली मेंबर को मिलता है तो उसमें क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? 1, द रिटायरिंग एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली शुड नॉट ओन अ हाउस इन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द डिपेंडेंट. 2, all dues outstanding pertaining to the premises occupied by the retiring employee should have been completely cleared. 3, if more than one ward of retiring official are eligible for retiring official may exercise an option in favor of the ward of his choice, including married daughter, for regularization allotment of alternate accommodation. Options are A1 only, B1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is D all of the above. This was kind of revision question. ये सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया अलग क्वेश्चंस में, उन सबको एक साथ करके दिया था और सारे स्टेटमेंट्स सही हैं. द रिटायरिंग एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली शुड नॉट ओन अ हाउस इन द प्लेस फॉर पोस्टिंग ऑफ द डिपेंडेंट. बस ये चीज़ ध्यान रखनी है. फिर जो है अगर आपको फैमिली मेम्बर को मकान चाहिए तो रिटायरिंग एम्प्लॉय का उस लोकेशन पर घर नहीं होना चाहिए. ये इसलिए है कि अगर आपका घर है तो आप जब घर में शिफ्ट कर रहे हो, आपकी फैमिली है तो फैमिली को वहाँ शिफ्ट हो जाओ लेके, किसी दूसरे एम्प्लॉय को चांस दो. अगर आपका घर नहीं है, आप दिल्ली में रह रहे हो, तो फिर गवर्नमेंट और आपकी फैमिली का दूसरा मेम्बर एलिजिबल हो जाता है तो उसको अलाउ कर देगा, लेकिन घर आपका नहीं होना चाहिए. ठीक है. ऑल ड्यूज आउटस्टैंडिंग पर्टेनिंग टू द प्रेमिसेस ऑक्यूपाइड बाय द रिटायरिंग एम्प्लॉय शुड हैव बीन कंप्लीटली क्लियर. ये तो सिंपल सी बात है कि भाई सारे ड्यूज तो क्लियर वैसे भी करने होते हैं. इन केस मोर देन वन वार्ड ऑफ द रिटायरिंग ऑफिशियल आर एलिजिबल, द रिटायरिंग ऑफिशियल में एक्सरसाइज एन ऑप्शन इन फेवर ऑफ द वार्ड ऑफ हिज चॉइस, इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर, फॉर रेगुलराइजेशन अलॉटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट अकोमोडेशन. अगर एक से ज़्यादा लोग एलिजिबल हैं, वाइफ भी एलिजिबल है, एक बच्चा भी एलिजिबल है, तो गवर्नमेंट ऑप्शन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो चॉइस दे सकता है जो रिटायर हुआ है कि वो घर किसके फेवर में होना चाहिए. उसके वजह से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो उस वही चॉइस देगा कि किसको मकान दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ अ गवर्नमेंट रेजिडेंशियल क्वार्टर इज अलॉटेड टू फैमिली मेंबर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट. ठीक है, कौन सा सही है? अगर जो फैमिली मेंबर को अलॉट कर दिया जाता है तो कौन सा सही है? द एमोल्यूमेंट ड्रॉन बाय द डिपेंडेंट ऑन द क्रूशियल डेट कट ऑफ डेट विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमिनिंग द एंटाइटल्ड टाइप ऑफ अकोमोडेशन. 2, the concession would not be available to an eligible dependent if any other member of the family is already in occupation of government accommodation. 3, this concession of allotment is not available to temporary employees of ICMR, Indian Council of Medical Research. A 1 only, B 1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is D all of the above. यानी सारे स्टेटमेंट्स सही हैं. The emolument drawn by the dependent on the crucial date cutoff date will be taken into the account for determining the entitled type of accommodation. ठीक है, जिस फैमिली मेम्बर के नाम पे आप घर को ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट वाले दिन क्या पे स्केल था, वो होती है क्रूशियल डेट या कट ऑफ डेट. उस दिन उसके पे स्केल को डिटरमिन किया जाएगा. This concession would not be available to an eligible dependent if any other dependent member of the family is already in occupation of government accommodation. ठीक है, दूसरे एम्प्लॉय को एलिजिबल नहीं माना जाएगा अगर ऑलरेडी एक जो है उस घर में शिफ्ट हो चुका है, तो मतलब वो ऑलरेडी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशन है. तो द डिपेंडेंट विल बी अलॉटेड द अकोमोडेशन टू विच ही इज इंटाइटल्ड. ठीक है, इंटाइटलमेंट के हिसाब से घर मिलेगा. दिस कंसेशन ऑफ अलॉटमेंट इज नॉट अवेलेबल टू टेम्परेरी एम्प्लॉयज ऑफ ICMR, ICAR, CSIR, CRRI एंड CBI ऑन रिटायरमेंट ऑफ दियर पेरेंट्स स्पाउस. ठीक है, उनके फैमिली मेम्बर के रिटायरमेंट के केस में इन लोग अगर टेम्प्रेरी एम्प्लॉइज़ है तो इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये टेम्प्रेरी एम्प्लॉइज़ हैं. ये डिपार्टमेंट कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं तो उनको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट एम्प्लॉइज़ के लिए फैसिलिटी होती है. तो ICMR, ICAR, CSIR, CRRI और CBI. क्वेश्चन नंबर 24, when a government servant in occupation of government quarters dies while in service, his eligible dependent may be allotted government accommodation on payment of normal license fee on which the of the following conditions. अगर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस में एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके फैमिली मेम्बर को जो घर मिलता है उसकी कौन सी कंडीशंस करेक्ट हैं? 1, the dependent employee should have resided with the deceased officer for at least 1 year prior to the date of death. 2, if the eligible dependent is not employed at the time of death, he should get an employment in an eligible office within a period of 1 year from the date of death. 3, the dependent will be allotted the accommodation one level below to which he is entitled. Options are A 1 only, B 1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is C none of the above. यानी सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं. Concession on death of LOT. When a government servant in occupation of government quarters dies while in service, his eligible dependent near relations may be allotted government accommodation on payment of normal license fee on the
फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस में डेथ हो जाती है तो उनका एलिजिबल डिपेंडेंट है, उनको मिल जाएगा घर नॉर्मल लाइसेंस फी के पेमेंट पे। कौन कौन सी कंडीशंस? द डिपेंडेंट एम्प्लॉय शुड हैव रिजाइडेड विद द डिजीज्ड ऑफिसर फॉर एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू डेथ ऑफ डेथ, ठीक है। जो डिपेंडेंट एम्प्लॉय जो अप्लाई कर रहा है घर के लिए, वो कम से कम 6 महीने पहले से एम्प्लॉय के साथ रह रहा हो जिसकी डेथ हुई है। जबकि रिटायरमेंट के केस में कंडीशन क्या थी? 3 साल, लेकिन डेथ के केस में गवर्नमेंट काफ़ी लीनियंट हो जाती है, तो सिर्फ 6 मंथ की कंडीशन रखी हुई है, 1 साल भी नहीं रखी है। इफ़ द एलिजिबल डिपेंडेंट इज नॉट एम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ डेथ, ही शुड गेट एन एम्प्लॉयमेंट इन एन एलिजिबल ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ एंड द अकोमोडेशन इन ऑक्यूपेशन इज नॉट वेकेटेड, ठीक है। अगर एम्प्लॉयड भी नहीं है तो भी आप घर गवर्नमेंट दे देगी कि लोग कहाँ जाएंगे डेथ के बाद, एकदम से बेघर हो जाएंगे, और बोलेंगे एलिजिबल एम्प्लॉय जो है बाकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो कि 2 years के अंदर अंदर आप जो है ये जो है जॉब को एक्वायर कर लो। 2 years आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करने के लिए और दी जाएंगी एक्स्ट्रा। द डिपेंडेंट विल बी अलॉटेड अकोमोडेशन विच इज ही इज एंटाइटल्ड। अब डिपेंडेंट को इंटाइटलमेंट के हिसाब से मिलेगा, ऐसा नहीं कि इंटाइटलमेंट के ऊपर का मिल जाएगा, इतना भी लीनियंट नहीं होना, ठीक है। आपको 2 साल का टाइम दे दिया, ठीक है, और 6 महीने की कंडीशन कर दी 3 साल वाली, यही काफ़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द कंसेशन ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंशियल accommodation is not admissible if the deceased employee or the dependent owns a house plot at the place of posting. A true, B false, and the right answer is A true, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक घर है या प्लॉट है कुछ भी है तो फिर आपको जो है ये वाली फैसिलिटी नहीं मिलेगी। The concession of government residential accommodation is not admissible if the deceased employee or the dependent owns a house plot at the place of posting. Place of posting इसमें तो हम रिटायरमेंट के केस में भी नहीं देते, तो यहाँ पे भी क्या देंगे, ठीक है। उसमें भी यही रहता है कि अपने घर में चले जाओ, शिफ्ट कर जाओ, यहाँ पे भी अपने घर में शिफ्ट कर जाओ। 26, an application for allotment may be submitted within a period of dash from the date of death of the allottee or date of appointment in government service. Options are A 1 month, B 2 months, C 3 months, D 6 months, एंड द राइट आंसर इज B 2 months। एप्लीकेशन को 2 months के अंदर आपको सबमिट करना होता है, क्योंकि 2 months का टाइम आपको मिलता है घर को खाली करने के लिए डेथ के केस में। तो इस 2 months के अंदर आप कभी भी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो कि आप उस घर को रखना चाहते हो कि खाली करना चाहते हो। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट में बी सबमिटेड विद इन पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द अलॉटी और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्वेंट विच एवर इज लेटर, ठीक है। कब होगा कि या तो आप जो है डेथ के 2 महीने के अंदर कर दो। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो बोलता है कि मैं कंडीशन फुलफिल करूँगा, 2 साल का मुझे टाइम दो, मैं जॉब लगवाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग 2 months के अंदर जो हो जाता है, जो भी लेटर होगा उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर एडॉक अलॉटमेंट टू हैंडीकेप्ड एम्प्लॉयज़। अब हैंडीकेप्ड एम्प्लॉयज़ को एडॉक अलॉटमेंट कराया जाता है, यानी कि उनको इमीडिएटली अलॉटमेंट कर दिया जाता है, जो भी अवेलेबल घर होता है वो दे दिया जाता है, बाद में उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से घर को शिफ्ट कर दिया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है। तो एडॉक अलॉटमेंट के लिए हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, विजुअली एक्यूनिटी नॉट एक्सीडिंग 6/90 और 20/200 इन द बेटर आई विथ करेक्टिंग लेंसेज। 2, हैविंग हियरिंग लॉस ऑफ मोर देन 90 decibels इन द बेटर आई। 3, mentally handicapped spastic dependents. Options A1 only, B1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is D all of the above। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। एडॉक अलॉटमेंट टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ को एडॉक अलॉटमेंट मिलने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है? मेंटली हैंडीकैप्ड या स्पास्टिक डिपेंडेंट, ठीक है, जो मेंटली होते हैं उनको तो मिल ही जाएगी। दूसरा, ब्लाइंड के केस में क्या होता है? टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, फिर तो मिल ही जाएगा। विजुअली एक्यूनिटी यानी कि दिख रहा है, नॉट एक्सीडिंग 6/90 और 20/100 स्नेलन इन द बेटर आई विद द करेक्टिंग लेंसेज, ठीक है। बेटर आई जो है उसमें भी आपका जो है 6/90 या 20/200 का जो विजन आ रहा है और लेंस के साथ। इम्प्रेशन ऑफ द फील्ड ऑफ द विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स। जो सबटेंडिंग एंगल जो होता है ना, जो साइड वाला दिखता है आँख को घुमाने पे, वो 20 डिग्री से ज़्यादा का है, उससे भी ख़राब है। तो द डेफ यानी कि बहरा होना। हैविंग हियरिंग लॉस ऑफ मोर देन 90 decibels, यानी ठीक है 90 decibel से ज़्यादा का लॉस है हियरिंग में इन द बेटर ईयर। प्रोफाउंड इम्पेयरमेंट जिसको हम बोलते हैं, और टोटल लॉस ऑफ हियरिंग इन बोथ ईयर्स, या फिर दोनों कानों में जो है आपको सुनाई नहीं देता। द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ एबव डिसेबिलिटी, ठीक है, 40% डिसेबिलिटी हो जाती है तो हैंडीकैप के केस में, तो हमने कई बार देख सकते हैं। तो ये होती है कंडीशंस एडॉक अपॉइंटमेंट के लिए इन केस ऑफ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड। मेडिकल ग्राउंड पे आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
5% of vacancies reserved for ad hoc allotment on medical ground for physically handicapped. 2. If the government servant himself is suffering from heart ailments, he will be considered for ad hoc allotment on medical ground. In case of pulmonary TB and cancer illness of the government servant and his family, such that wife, husband and children should alone be considered for the concession of ad hoc allotment. 1 only, B 1 and 3 only, C none of the above, D all of the above, and the right answer is D all of the above. सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं. Out of 10 allotment on medical ground. In the general pool accommodation, 5% of vacancies is reserved for ad hoc allotment on medical ground and for physically handicapped. सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि जनरल पूल ऑफ जो रेजिडेंस का वैकेंसीज होती है 5% जो होती हैं वो एड होक अलॉटमेंट के लिए होती है. एड होक अलॉटमेंट मतलब जब बंदा आए उसको घर रेडी मिलना चाहिए, रेडी है, उसकी एलिजिबिलिटी बाद में देखी जाएगी, सब कुछ चाहिए पहले उसको घर मिल जाएगा. इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट, ही विल बी कंसिडर्ड फॉर एड होक अलॉटमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड. अगर फैमिली का कोई अदर मेंबर को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको एड होक अलॉटमेंट के लिए हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट कैन टेक केयर ऑफ हिम और हर. लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट खुद ही जो है हार्ट एलिमेंट से जो है सफ़र कर रहा है तो उनको भाई घर की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस को हम कंसीडर करेंगे. इन केस ऑफ पल्मनरी टीवी एंड कैंसर इलनेस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज ओन फैमिली, सच दैट वाइफ, हस्बैंड एंड चिल्ड्रन शुड अलोन बी कंसीडर फॉर द कंसेशन ऑफ एड होक अलॉटमेंट. अगर किसी को पल्मनरी टीवी यानी कि फेफड़ों में जो टीवी हो जाती है, कैंसर, उस केस में गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, फैमिली मेम्बर को भी है, क्योंकि सीरियस डिजीज़ है ना, जानलेवा डिजीज़ है ये. तो किसी भी फैमिली मेम्बर को डिपेंडेंट को हो जाती है तो उसको और वो अप्लाई करता है कि मेरी फैमिली मेम्बर को पल्मोनरी टीबी है, मुझे फटाफट गवर्नमेंट अकोमोडेशन चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, बिल्कुल मिलेगा आपको. बीमारी इतनी बड़ी है, सबसे पहले आपको घर की ज़रूरत है, हम आपको तंग नहीं करेंगे. अगर हार्ट एलिमेंट है, मेडिसिन से बंदा चलता रहता है, इतनी सीरियस बात है लेकिन मैनेज हो सकती है, तो हम सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट को करेंगे कि उस बेचारे को सुबह बस से डेली आना है, उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फैमिली मेम्बर को है तो गवर्नमेंट सर्वेंट विल टेक केयर ऑफ हिम और हर. क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिजर्वेशन ऑफ SC/ST एम्प्लॉइज. SC/ST के एम्प्लॉइज का जो गवर्नमेंट हाउस में रिजर्वेशन होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. 20% ऑफ टाइप A एंड B ऑफ जनरल पूल अकोमोडेशन इज रिजर्व फॉर SC/ST. 10% इज in type C and D for general pool accommodation is reserved for SC/ST employees. 3. Vacancies available in the quota reserved for them would be allotted in the ratio of 2:1 to SC and ST employees respectively. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 3 only, D all of the above, and the right answer is C 3 only. यानी कि 1 and 2 आर रॉन्ग स्टेटमेंट. एक बार देख लेते हैं. रिजर्वेशन ऑफ SC/ST एम्प्लॉइज, SC/ST एम्प्लॉइज का रिजर्वेशन के बारे में कहते हैं. 10% इन टाइप्स A एंड B एंड 5% इन C एंड D. ठीक है, वहाँ पे क्या था, A एंड B में 20% और C एंड D में 10% बिल्कुल नहीं. टोटल 15% होता है रिजर्वेशन हमारा इनका रहता है. 10% A और B में होता है और 5% C एंड D में होता है. ठीक है, बल्कि 50 में से बोल भी नहीं सकते इसको, वो दोनों अलग उनमें है, टाइप्स में है. ठीक है, of general pool accommodation is reserved for SC/ST employees subject to their eligibility for allotment in their entitled types and their turn from the separate waiting list to be maintained for the purpose. ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय ग्रुप ए में है, टाइप जिस टाइप के लिए कर रहा है, टाइप ए अलॉटमेंट के लिए 10% रिजर्वेशन है, उनकी अलग से सेपरेट लिस्ट मेंटेन की जाएगी और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उसकी सीनियरिटी डिसाइड होगी. और उस सीनियरिटी के अकॉर्डिंग एक उसकी सीनियरिटी लिस्ट चलेगी जनरल लिस्ट में जो सबकी चलती है, और एक चलेगी SC/ST की लिस्ट में. जिस लिस्ट में भी उसका नंबर पहले आ जाएगा उसमें अलॉट हो जाएगा. अब जैसे कैसे होता है, मान लो 400 एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं जनरल की हैं, उससे पहले 30 एप्लीकेंट जनरल के हैं, 40 एप्लीकेंट हैं, तो उसकी सीनियरिटी होगी 41. पहले 40 एम्प्लॉइज़ का नंबर आएगा, उसके बाद उसका नंबर आएगा. बट SC की लिस्ट में उसका नंबर आ रहा है तीसरा. ठीक है, केवल 2 लोग सीनियर हैं, तो दो के बाद उसका तीसरे नंबर पर उसको घर अलॉट हो जाता है, तो SC की लिस्ट से उसका नंबर आ जाएगा. और ये 10% होती है टोटल पूल के लिए. C एंड D में जो होती है 5% होती है. ठीक है, तो सेपरेट लिस्ट मेंटेन होगी. Vacancies available in the quota reserved for them would be allotted in the ratio of 2:1 to the SC and ST employee respectively. ठीक है, 2:1 के रेस में अगर 3 मकान खाली होते हैं उनकी कैटेगरी में, सपोज क्या बोलते हैं, ग्रुप ए की बात करते हैं, 30 फ्लैट अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के अकोमोडेशन, तो 10% कितना हुआ, 3 फ्लैट अवेलेबल हुए कोटा में, SC/ST कोटा में. अब ये फर्दर 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 में से 2 SC को मिल जाएंगे, 1 ST को मिल जाएगा. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 100 मकान अलॉट होते हैं, तो 100 का 10% यानी कि 10%, या हम 120 ले लेते हैं, 120 हुआ, 120 में से 10% कितना हुआ, 12 मकान. 12 A और B की बात कर रहे हैं हम लोग. 12 में से 2:1 यानी 8 मकान SC को मिलेंगे, 4 मकान ST को मिलेंगे. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिजर्वेशन फॉर SC/ST एम्प्लॉइज.
1, if there is no SC employee, the quota reserved for SC would be allotted to ST employee. 2, the SC/ST officers who are already in occupation of general pool accommodation will not be eligible for allotment to higher type accommodation from the quota reserved for ST employees. Options are A1 only, B2 only, C none of the above, D both the above, and the right answer is A1 only. Second statement is a wrong statement. एक बार देख लेते हैं. Reservation for ST employees. If there is no SC employee, the quota reserved for SC would be allotted to ST employees. बिल्कुल ठीक है कि जब SC ST का दोनों का कॉमन कोटा है तो अगर SC एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है तो ST को उसका जो है अवेलेबल हो जाता है. ST में कोई एम्प्लॉय है और उस मकान के लिए और SC में खाली पड़ा हुआ मकान तो ST को वो मिल जाता है. The SC/ST officer who are already in occupation of lower type of general pool accommodation are also eligible for allotment of higher type accommodation from the quota reserved for SC/ST एम्प्लॉयज़. अब जनरल पूल अकोमोडेशन में किसी एम्प्लॉय को लोअर टाइप मिल गया, मान लो वो टाइप 3 के लिए एलिजिबल था बट टाइप 2 में वैकेंसीज थी, उसने टाइप 2 में एक्सेप्ट कर लिया. अब उसके SC कोटा में उसको टाइप 3 के लिए उसका एंटाइटलमेंट हो गया तो वहाँ शिफ्ट कर लेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो लोअर टाइप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था. तो इसलिए उसको अगर हायर टाइप का उसके टाइप का मिल जाएगा तो उसको वो दे दिया जाएगा और वो उसमें उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. तो उसका वो वाला राइट जो है बाहर नहीं होगा. मतलब अगर आपने एक बार जनरल पूल ऑफ कोटा में अगर आपने ले लिया, लोअर टाइप एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी एक्चुअल एंटाइटलमेंट जो है आपके कोटा से वो बाहर नहीं होगा. आपके लिए आपका वो जो राइट है वो सेफ रहेगा और आपको जब भी वो अवेलेबल होगा आप उसे अवेल कर सकते हो. तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 गवर्नमेंट अकोमोडेशन का. काफ़ी एक्सटेंसिवली हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है बट अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे. आप लोग अच्छे से इसको देख ले लीजिए और PDF को भी हम लोग कोशिश करें जल्दी से शेयर कर दें इसकी बना के, जिससे कि लोगों के पास हैंडी नोट्स भी हो जाएं और उसके बाद आप लोगों को किसी और डॉक्यूमेंट को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. और ये श्योर है कि ये टॉपिक जो है आपको एज दिलाएगा अदर लोगों के ऊपर, क्योंकि अदर लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं. काफ़ी सारा डेटा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं और उनको लगता है 3-4 क्वेश्चन के लिए कितना एफर्ट्स करें, बट ये आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव एज देगा. तो थैंक यू, थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग, हैव अ नाइस डे.